अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपका लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक का। जो आज आपका मॉर्निंग में लेक्चर था, थोड़ा डिस्टरबेंस की वजह से आपका सही तरीके से आप शायद पॉइंट नोट नहीं कर पाए और लाइट का भी इशू था। तो हम आज इसी से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से बेटा टॉपिक्स पे आप जाएंगे और उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बेटा हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इनमें आमतौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं और इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो हम इसी से बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें आपको एक चार्ट बना के दिखाया था कि हम थर्ड ए से बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन से सब ग्रुप से? थर्ड ए से। थर्ड ए का पहला एलिमेंट बोरॉन है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है फोर्थ ए है, इसका पहला मेंबर कार्बन है। और उसके बाद नेक्स्ट बेटा फिफ्थ ए आता है जिसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है। उसके बाद सिक्स ए आता है जिसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है। और उसके बाद सेवंथ ए आता है जिसका फर्स्ट मेंबर फ्लोरीन है। और लास्ट जो है दैट इज एट्थ ए, ठीक है। और इसका फर्स्ट मेंबर तो हीलियम है, लेकिन ये फ्लोरीन की रो में नहीं आता, ये हाइड्रोजन की रो में आता है। यहां पर अगर हम इसका रेगुलर मेंबर फ्लोरीन की लाइन में देखें तो वो नियॉन है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये हीलियम भी इसी में आता है, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो हम आमतौर पर इन तमाम ग्रुप मेंबर्स को, जो कि कौन से बेटा सब ग्रुप में आ रहे हैं, थर्ड ए से लेकर कहां तक, एट्थ ई तक, इन सारे मेंबर्स को एक साथ आप नाम क्या देते हैं? पी ब्लॉक मेंबर्स कहते हैं। इनकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2 इनका S कंप्लीट होगा सबका, लेकिन NP1 इसकी बेटा थर्ड ए की। उसके बाद NS2 फोर्थ ए के लिए NP2 होगा। और उसके बाद फिफ्थ ए जो है इसका होगा NH2 और NP3, मतलब 2p3 4p3 5p3 वगैरह। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है NH2 और NP4, ये P का 4 होगा। उसके बाद मतलब 3p4 4p4 इस तरीके से। और इनका भी S कंप्लीट होगा, लेकिन NP कितना होगा? 5 होगा। और इस तरीके से NH2 और NP कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स, इसमें याद रखिएगा कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, पी सब लेवल में क्या हो, इंटर हो, तो आप उन सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर क्या नाम देंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप इनको कह सकते हैं। याद रखें इसमें एक्सेप्शन जो है वो हीलियम की है। हीलियम प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो एट्थ ए का मेंबर बनता है, लेकिन अगर हम इसको कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो वो इनका मेंबर नहीं है। वजह, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम इन सारे 6 के 6 मतलब सब ग्रुप को एक साथ मिलाकर स्मॉल p से आप लिखेंगे। इनको आप क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में इन हो रहा है? ये बेटा p सब शेल में आ रहा है। तो हमने एक साथ इनको नाम क्या दे दिया? पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम दे दिया। अब मैं आपको शॉर्ट का तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आप ये रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। तो ये आपका पहला मतलब, इसमें सारे ये 6 सब ग्रुप्स आ गए। तो हम इसी से इनकी डेफिनेशन लेते हैं। मतलब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब काउंट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यानी दोज एलिमेंट्स, वो तमाम तर एलिमेंट्स इन विच के, जिनमें क्या होगा? दी लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन, के जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है
इंटर्स, बेटा ये इंटर होता है इनटू पी सब शेल। पी सब शेल में या पी सब लेवल अगर आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इनमें पी सब लेवल अलग अलग होते हैं। ठीक, तो फिर इनको आप क्या कहेंगे, आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम एक साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इन हो रहा है, पी सब शेल में इन हो रहा है, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं इनकी और प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी इनकी मजीद प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें यानी दिस ब्लॉक, ये भी याद रखिएगा, दिस ब्लॉक कंटेन्स यानी मुश्तमिल है किस पर, 6 ए सब ग्रुप्स। बेटा ये ए के कितने सब ग्रुप्स हैं, 6 जो है, 6 ए के सब ग्रुप्स हैं। और ये स्टार्ट कहां से होते हैं, थर्ड ए से आप चले जाएं कहां तक, 8th ए तक। तो ये 6 के 6 सब ग्रुप इस मतलब पी ब्लॉक में शामिल हैं। ठीक है, अब इनमें सम साइंटिस्ट, काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं, याद रखें, एक्सक्लूड कर देते हैं किसको, 8th ए को, 8th ए फ्रॉम पी ब्लॉक, इनको पी ब्लॉक से निकाल देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। याद रखें, प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 8th ए जो है वो इनका मेंबर नहीं है। अब आप कहेंगे कि 8th ए को इन्होंने क्यों एक्सक्लूड कर दिया, वजह क्या थी, बहुत सिंपल सा बेटा रीजन है। इसमें थोड़ा सा अगर आपको व्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो मैं यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा सा व्यू इसका यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो अब देखिएगा, अब आपको ये मतलब कंटेंट बेटा वाजे नज़र आ रही है। थोड़ा सा राइटिंग में भी हो सकता है थोड़ा सा आपको डिमिश लग रही होगी राइटिंग, तो मैं ये चेंज करता हूँ। अब आते हैं बेटा इसमें, ये मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा कुछ जो हैं साइंटिस्ट क्या करते हैं, 8th ए को पी ब्लॉक से अलग कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। बेटा क्यों एक्सक्लूड करते हैं, एक सिंपल सी एग्जांपल आप देखें, जैसा कि नियॉन है, एटॉमिक नंबर है इसका 10, तो इसमें 1s2 2s2 और फिर 2p6। आप देख सकते हैं कि इनका लास्ट जो शेल है ये कंप्लीट है, p ऑर्बिटल कंप्लीट है। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ये नहीं कह सकते कि 0 ग्रुप में या 8 ए ग्रुप में क्या है, अनपेयर्ड है। बाकी सारे पी ब्लॉक के मेंबर है ना, आप 3rd ए से स्टार्ट करें 7th ए तक जाएं तो आप देखेंगे हर ग्रुप में हर मेंबर के पास 1 2 3 4 5 तीन तक मैक्सिमम होते हैं, फिर एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है तो 6 तक भी चले जाते हैं, मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम S और P को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S और P के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ऑक्टेट। क्या कहते हैं आप इसको, ऑक्टेट। और अगर S और P में 2 और 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो समझ लें ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो फिर समझ लें कि ये अपनी प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग शो करेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बाकी सारों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
ये कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं। तो अगर आपसे पूछे फिर आपने इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा, वजह क्या है? बहुत सिंपल सी वजह है। वजह ये है कि ठीक है इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका कौन से सब शेल में आता है? सब लेवल में, पी में। यानी दे आर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इनको दे आर इंक्लूडेड, इनको शामिल किया जाता है इनटू पी ब्लॉक, यानी हम बात कर रहे हैं जीरो ग्रुप की, पी ब्लॉक, ड्यू टू रीजन, सिर्फ एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। क्या है? ड्यू टू रीजन दैट के देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, के इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर्स, ये बेटा इंटर होता है इनटू पी सब लेवल। तो इस वजह से इनको, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? 8A की, जीरो ग्रुप की, सिर्फ इनको अगर आपने पी ब्लॉक में रखा है तो रीजन बहुत आसान, बहुत सिंपल सा है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इन हो रहा है? पी सब लेवल में, लिहाजा इनको किस में रखा जाएगा? इनको रखा जाएगा पी ब्लॉक में। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी इनकी पी ब्लॉक से बेटा नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा पी सब लेवल में इनका रखा जाना महज इस वजह से है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में दाखिल होता है। ठीक है, यहां तक बात बेटा समझ में आ गई। अब आते हैं इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, तो इसमें हमें शॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बेटा आमतौर पर दिस ब्लॉक कंटेन्स, क्या रखता है बेटा? कंटेन्स, ये मुश्तमिल है किस पर? 30 एलिमेंट्स पर, यानी इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है? 30 है। और इनमें से आउट ऑफ 30 एलिमेंट्स, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे बुक में ओल्ड कोर्स है उसके हिसाब से 30 एलिमेंट्स हैं। वैसे तो अब ये एक्सक्लूड हो गया है, अब तो ये इजाफा हो गया है, पूरा हो गया, लास्ट इसका जो पीरियड है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो ये ज्यादा है एलिमेंट, लेकिन यहां पर हम इसको 30 एलिमेंट्स अपने सिलेबस के हिसाब से ले रहे हैं। तो आउट ऑफ 30 एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि 20 जो हैं आर नॉन मेटल्स, बेटा इनमें 20 नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, एंड और 10 आर पुअर मेटल्स, ये 10 जो हैं ये पुअर मेटल्स हैं। अब पुअर मेटल का मतलब आप समझते हैं कि इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर तो होगा, लेकिन इनका मेटालिक कैरेक्टर उतना नहीं है कि जितना बाकी मेटल्स का है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मेटालिक कैरेक्टर बहुत कम है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जब पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज जाते हैं तो याद रखें मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है बेटा? ये कम होता जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल वेरी एंड ऑफ द पीरियोडिक चार्ट उसमें ये ब्लॉक आता है। तो यहां पर इनके ऑलमोस्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज जो हैं ये बहुत हद तक क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, बहुत लेस हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये गुड मेटल्स में काउंट नहीं होंगे, ये पुअर मेटल्स में। इनका मेटालिक कैरेक्टर बाकी एस ब्लॉक से, पी मतलब डी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से बहुत कम होता है, इनमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अब आते हैं आउट ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। अगर हम नॉन मेटालिक एलिमेंट्स की बात करें, मतलब नॉन मेटालिक एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो इनमें हम कह सकते हैं कि 9 जो है वो क्या है? 9 आर गैसेस, बेटा 9 जो है वो गैसेस हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 जो है वो क्या है? वो बेटा लिक्विड है। और उसके बाद हमारे बुक के हिसाब से
जो इनकम्प्लीट टेबल शो करती है, तो उस हिसाब से 6 जो है, 6 क्या है, मेटलॉइड्स हैं। वैसे 7 तक हैं, 6 मेटलॉइड्स हैं। और उसके बाद वाइल, जबकि रिमेनिंग एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग, ये क्या हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर क्या हैं, नॉन मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, ये नॉन मेटालिक सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो इनमें जो आपको एलिमेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो कौन सा है, वो ब्रोमीन का है। इसको मिटाए बेटा जी। तो हम इसमें अगर पहले मैं ब्रोमीन की बात कर लूं, फिर आपको इसके मेटलॉइड के बारे में बताएंगे। यानी ब्रोमीन Br2 का मॉलिक्यूल होता है, इज ओनली ए नॉन मेटालिक लिक्विड एलिमेंट। एलिमेंटल फॉर्म में मिलता तो है, नॉन मेटालिक भी है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में कुदरती तौर पर नेचुरली ये मिलता है बेटा। अब आते हैं मेटलॉइड्स की तरफ। बेटा मेटलॉइड्स आप किससे कहते हैं, मेटलॉइड्स याद रखें, उन एलिमेंट्स को आप कहेंगे जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स हों। मतलब वो फिजिकल स्टेट में नॉन मेटल हो सकते हैं और मे बी पुअर मेटल्स हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर होगा। जैसे ग्रेफाइट आप देख लें, है तो नॉन मेटालिक, लेकिन करंट को और हीट को कंडक्ट करता है। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं आपको पता है ब्रिटल होते हैं, और ये मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल नहीं होते हैं। इसी तरीके से हम अगर बाकियों की बात करें, जैसे सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये मेटलॉइड है। उसके बाद बेटा स्टेबियम की अगर हम बात करें तो मेटलॉइड है, फिजिकल स्टेट नॉन मेटालिक है, लेकिन ये करंट को और हीट को कंडक्ट करते हैं। तो बेटा बोरॉन, उसके बाद जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, स्टेबियम, एंटीमनी जिसको आप कहते हैं, ये हो गया। और उसके बाद बेटा दूसरा कौन सा है, जनरली आप इसको गैलियम काउंट कर सकते हैं, आर्सेनिक आपको बता दिया। ये जनरली आइडियल क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड का मतलब क्या होगा, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स हों। तो हम कह सकते हैं कि मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स, यानी ये वो एलिमेंट्स हैं विच के जो क्या रखते हैं, विच पजेज रखते हैं मेटालिक, ठीक है, यानी मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर भी होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी इनके अंदर मौजूद होता है। तो इसको हम आमतौर पर क्या कह सकते हैं, मेटलॉइड्स कह सकते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे मतलब मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं, उनमें अगर आप एग्जाम्पल्स लेना चाहें तो सिलिकॉन ये हो गया, उसके बाद जर्मेनियम ये हो गया, और उसके बाद जर्मेनियम के बाद आर्सेनिक ये हो गया, उसके बाद बेटा आर्सेनिक के बाद एंटीमनी ये हो गया, और उसके बाद और बहुत सारे बेटा एस्ट्राटीन हो गया। ये एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा, हम इसको बोरॉन को भी मेटलॉइड में काउंट कर सकते हैं। यानी ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स शो करता है, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मेटलॉइड कहेंगे। तो मेटलॉइड्स में बेटा दोनों बातें होंगी, मेटल की भी होंगी और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ मतलब इंट्रोडक्शन था इनका। उसके बाद ऑल ग्रुप्स, याद रखिएगा तमाम तर ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स इन
पी ब्लॉक, जो पी ब्लॉक के अंदर हैं, आर ऑल्सो, यानी इनके लिए आर ऑल्सो नॉन, बेटा इनको कहा जा सकता है एज फैमिलीज। तो इनको बेटा आप क्या कहेंगे, फैमिलीज कहेंगे, यानी जितने भी पी ब्लॉक के सब ग्रुप्स हैं, मैंने यहाँ ग्रुप लिख दिया है, अगर आप इसको सब ग्रुप कहें, आप कह सकते हैं ये फैमिलीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, ये फैमिलीज कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बाकी एक एलिमेंट जो है वो सारे बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसी से हमें मालूम हो जाती हैं कि वो ग्रुप जो है वो कौन से मतलब प्रॉपर्टीज वाले मेंबर्स रखता है, और इनके नाम इसी से हम बेटा लिखते हैं। जैसे अगर आप थर्ड ए की बात करें तो इनको फैमिलीज इनके फर्स्ट मेंबर के नाम से दिया जाएगा। जैसा कि बोरॉन है तो आप इसको क्या कहेंगे, बोरॉन फैमिली, क्योंकि यहां पर फर्स्ट मेंबर कौन सा बन रहा है, बोरॉन बन रहा है। ठीक है बेटा, और उसके बाद अगर हम फोर्थ ए की बात करें तो इनका फर्स्ट मेंबर कौन सा है, कार्बन, तो हमने इसको ग्रुप को नाम क्या दे दिया, कार्बन फैमिली। और उसके बाद अगर हम फिफ्थ ए की बात करें तो फिफ्थ ए का पहला मेंबर कौन सा है, नाइट्रोजन, तो आपने इस ग्रुप को नाम क्या दे दिया, नाइट्रोजन फैमिली। क्या नाम देंगे, नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद सिक्स्थ ए जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम आमतौर पर क्या रखा गया है, ऑक्सीजन फैमिली। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीजन फैमिली ये कहा जाता है। तो यहां तक ऑक्सीजन फैमिली आप इसको कह सकते हैं। इनके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए बेटा, इस सब ग्रुप के लिए, इसको एक और नाम देते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस भी इस ग्रुप को कहा जाता है। तो अब ये थर्ड ए से आप 6A तक गए, तो इनके स्पेशल नाम आपने देखा कौन कौन से थे, फैमिलीज के नाम से इनको लिखा जाता है। सब आए 8 7 मतलब 6A के। अब बाकी दो ग्रुप बचते हैं, और वो दो ग्रुप कौन से हैं, वो दो ग्रुप जो हैं उनमें एक बेटा 7th A का आता है, और दूसरा कौन सा है, 8th A का। इनके अलग अलग स्पेशल क्या है, नाम है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। 7th A के लिए वर्ड फैमिली बहुत कम यूज होता है। 7th A में हालांकि पहला मेंबर फ्लोरीन है तो इसको फ्लोरीन फैमिली कहना चाहिए, लेकिन इसका नाम आमतौर पर क्या रखा गया है, हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलो कहते हैं सॉल्ट्स को, किसको कहते हैं बेटा, सॉल्ट्स को कहा जाता है। और जेनस या जेनन, ये आमतौर पर वर्ड जो होता है फॉर्मिंग, यानी लफ्जी माने क्या हो गई, सॉल्ट फॉर्मिंग, नमक बनाने वाले। ठीक है, 7th A का नाम ये है। फैमिली इसको आप नहीं कहते, फैमिली वर्ड आप इसके लिए यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 8th A की तरफ। तो 8th A जो है इसके आमतौर पर इसका पहला नाम जो ज्यादातर लिखा जाता है वो कौन सा है, नोबल गैसेस, यानी सबसे ज्यादा कीमती गैसेस। इनको इसलिए कहते हैं बहुत कम मिकदार में ये मैटर मिलता है सारे दुनिया के अंदर, बाकी सारे एलिमेंट बहुत बड़ी तादाद में, ये बहुत रेयर हैं और ज्यादातर ये गैसेस ही हैं। तो इसलिए एटमॉस्फेयर में इनकी अमाउंट बेटा बहुत बहुत कम होती है, वेरी मच लेस, बहुत कम अमाउंट है। और इसी वजह से ये आमतौर पर हमें क्या है, बहुत कम मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस वजह से इनको नोबल गैसेस या रेयर गैसेस आप इनको कह सकते हैं। या फिर इनका दूसरा नाम कौन सा है, दैट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इनकी वैलेंसी जीरो होती है। आपको अभी बताया था, आपने पढ़ा हुआ है, जैसे नियॉन था, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p6। मेरा ख्याल है आपको ये नजर आ रहा होगा।
मैं फिर भी यहां से बेटा व्यू करके देखता हूं जी। तो आप देख सकते हैं कि इनका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब लास्ट शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो जीरो वैलेंसी है, इस वजह से नाम क्या दे दिया, जीरो ग्रुप। या फिर इनको दूसरा नाम आप कौन सा देते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस। क्या कहते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर्स जो है, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गॉन, जैसे क्रिप्टॉन, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं तो इनकी कम से कम अमाउंट जो है मतलब एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। सिर्फ इनके एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और ऑक्टेट पूरा होता है, इस वजह से ये बेटा मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसको मोनो एटॉमिक गैसेस कहा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद इनका एक और नाम भी है, कौन सा है, रेयर गैसेस। बहुत कम मिकदार में मिलती हैं, इस वजह से रेयर गैसेस भी इनको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे मतलब एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। और उसके बाद इनको आप जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इनकी वैलेंसी जीरो है, जिसकी वजह से इनमें ना तो मॉलिक्यूल बन सकता है, ना इनमें आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, ना कोवेलेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट लीस्ट रिएक्टिव है। अब ये रिएक्टिविटी 100% आप जीरो नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इनके कुछ कंपाउंड हैं जो मिलते हैं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की शक्ल, जैसे जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ट्राइफ्लोराइड, ये इनके आमतौर पर कंपाउंड्स टेट्राफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड ये मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इनमें ऑलमोस्ट क्या होता है, लोन पेयर्स मौजूद होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो ये डोनर का काम कर सकती हैं। अगर इनको कोई ऐसा आइटम मिल जाए जिसका आउटर क्या हो, शेल इनकम्प्लीट हो, वो केटाइन की शक्ल में हो, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका हो, तो फिर ये उसके साथ मिलकर मतलब इनके कुछ रेयर कंपाउंड मौजूद हैं। और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इनके, जिनमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी को आप बिल्कुल जीरो नहीं कहेंगे। उसके बाद बेटा याद रखें, आपको पता है कि ये जितने भी पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, इनमें एक चीज आपको कॉमन मिलती है, और वो कौन सी है कि ये यानी ऑल पी ब्लॉक मेंबर्स, सारे के सारे पी ब्लॉक के मेंबर्स जो हैं कैन फॉर्म या कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनमें कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी भी मौजूद है, एंड आयोनिक कंपाउंड्स, यानी ये दोनों किस्म के कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोवेलेंट भी बना सकते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स भी ये बना सकते हैं, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इनके नॉन मेटल्स हैं यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, याद रखें, जो इनके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कैन प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करते हैं अक्सर कौन से कंपाउंड, कैन प्रोड्यूस कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाइल जबकि कौन से, मेटालिक एलिमेंट्स, इनके जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। एलिमेंट्स कैन प्रोड्यूस
ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कौन से कंपाउंड? कैन प्रोड्यूस आयोनिक कंपाउंड्स। और नॉन मेटालिक भी आयोनिक बना सकते हैं, ऐसे नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि नॉन मेटालिक आयोनिक नहीं बनाते हैं, बना सकते हैं, पर मेटालिक इनके ज्यादातर मतलब ये आयोनिक ही बनाते हैं, हम ज्यादातर की बात कर रहे हैं। और नॉन मेटालिक ज्यादातर नॉन मेटालिक के साथ कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, इस वजह से तो नॉन मेटालिक आयोनिक भी बनाते हैं। जैसे हेलोजन है ना, ये बेटा फर्स्ट ए के साथ अगर मिल जाए तो सॉल्ट बनाते हैं जो आयोनिक होते हैं। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये बस फिक्स हो गया, ये हम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की बात करें, उनमें मतलब ज्यादातर बनाने की प्रॉपर्टी क्या है। बाकी ये दोनों आयोनिक और कोवेलेंट दोनों बना सकते हैं, चाहे मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो। ठीक है, ये था बेटा इनका छोटा सा पी ब्लॉक का एक इंट्रोडक्शन। और अब आते हैं इसके बाद इनके ग्रुप ट्रेंड्स की तरफ। ग्रुप ट्रेंड्स में हम शुरुआत करते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स क्या हैं? आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था ग्रुप ट्रेंड्स का आपको एस ब्लॉक में। याद रखें, यहां जो कॉमन ग्रुप ट्रेंड्स हैं वो हम यहां नहीं लेंगे। हम यहां पर जो ग्रुप ट्रेंड्स लेंगे वो कौन से होंगे? वो जो आपने एस ब्लॉक में नहीं पढ़े उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी ग्रुप ट्रेंड्स जैसे बेटा एटॉमिक रेडियस है, उसका ट्रेंड वही है पी ब्लॉक में जैसे एस ब्लॉक में। साइज ऑफ एटम ट्रेंड वही है जो एस ब्लॉक में था। उसके बाद केटाइन का साइज, एनाइन का साइज, ट्रेंड वही है जो एस ब्लॉक में था, मतलब साइज बढ़ रहा था तो आयोनिक साइज भी बढ़ रहा था। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी हुई है, ये ट्रेंड भी आपने एस ब्लॉक में पढ़ा हुआ है कि ये आमतौर पर क्या होता है, डाउनवर्ड में जब हम आते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों चीजें, बाकी फैक्टर भी आपको बताए थे। ये सेम ट्रेंड यहां पर पी ब्लॉक में भी इसी तरीके से चलते हैं। तो अब यहां पर ग्रुप ट्रेंड्स का अगर आपसे कोई सिंपल कॉन्सेप्ट पूछे तो आप कह सकते हैं कि रेगुलर, क्या बेटा? रेगुलर वेरिएशन इन सम प्रॉपर्टीज, यानी कुछ ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें सीक्वेंस में या तो इंक्रीज आती है या फिर डिक्रीज आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इसको पूरा करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, देखें डाउनवर्ड में जब आप जाते हैं जैसे बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर इसी तरीके से गैलियम, जर्मेनियम, आप चलते जाएं तो यहां नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना, तो आप देख सकते हैं साइज सीक्वेंस में ग्रुप वाइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर कोई चीज सीक्वेंस में इंक्रीज होती है या फिर बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ग्रुप ट्रेंड कहेंगे। तो यहां रेगुलर वेरिएशन का मतलब होगा सीक्वेंस में इंक्रीज होना या सीक्वेंस में डिक्रीज होना। तो रेगुलर वेरिएशन इन सम प्रॉपर्टीज सच एज, मिसाल के तौर पे, सच एज साइज ऑफ एटम्स, साइज का बढ़ना, साइज ऑफ एटम्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये आमतौर पर रेगुलर वेरिएशन अगर आती है, सीक्वेंस में इंक्रीज होती हैं, सीक्वेंस में डिक्रीज होती हैं, तो फिर आर कॉल्ड, आप इनको क्या कहेंगे, एज ग्रुप ट्रेंड्स। इनको ग्रुप ट्रेंड्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ट्रेंड का मतलब आप क्या लेंगे कि किसी प्रॉपर्टी का सीक्वेंस में इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना। अब देखें, ग्रुप ट्रेंड्स दो किस्म के हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब बेटा इनमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आमतौर पर एक जनरल कैरेक्टर है, एक जनरल प्रॉपर्टी है कि जब भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टर्स की आप बात करेंगे
तो याद रखें इनमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें एक रेगुलर सीक्वेंस मिलता है, एक रेगुलर ऑर्डर मिलता है बेटा। किसका? ये हमें मिलता है प्रॉपर्टीज का, यानी फिजिकल का भी और केमिकल का। आप देखें ये फर्स्ट शेल था, अब ये है सेकंड शेल, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आमतौर पर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और सीक्वेंस में इंक्रीज आती है, या फिर सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स में क्या आती है? डिक्रीज आती है। तो जो ये सारे के सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये याद रखें इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉपुलेशन है, ये इनर इलेक्ट्रॉनों की पॉपुलेशन ये हमेशा इफेक्ट करेगी, पर कौन सी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करेगी? याद रखिएगा ये इफेक्ट करेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। किस पर इफेक्ट करेगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, इनर शेल्स जितने भी हैं, ये समझ लें अगर किसी कैरेक्टर को, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सारे कैरेक्टर्स को अगर चेंज करेंगे तो वो इनर पॉपुलेशन जो होगी, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो करेंगे, और इसके मुकाबले में ये वाले, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बिल्कुल आखिर में हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इनका काम क्या होगा? याद रखें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमेशा अगर चेंज करेंगे तो कौन से कैरेक्टर को चेंज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे? ये चेंज करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। जिस तरह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जिस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिस तरह से वैलेंसी है, जिस तरह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये सारी चीजें, मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इनर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, उसके बाद बेटा एटॉमिक जनरली इनका मास, ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन कोई भी कैरेक्टर रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर रिलेटेड है तो अनपेयर्ड के साथ होगा, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आउटर मोस्ट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों की पॉपुलेशन ये इफेक्ट अगर करेगी तो किस पे करेगी? ये इफेक्ट करेगी केमिकल कैरेक्टर्स पर। तो ये पी ब्लॉक में ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये आपने याद रखना है कि हमेशा अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम कैरेक्टर्स को, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ग्रुप ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, तो फिजिकल ग्रुप ट्रेंड्स इनर इलेक्ट्रॉनों पे और केमिकल ग्रुप ट्रेंड्स जो हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के जरिए क्या करेंगे बेटा? इफेक्ट करेंगे प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। बेटा बेटा इसको, तो अब इसमें आपके लिए एक ग्रुप ट्रेंड, थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया, काफी सारे ग्रुप ट्रेंड आपको बताए बेटा। इनमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारे वही हैं जो इस ब्लॉक में थे। अब यहां पर हम उस ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करेंगे जो आपने किसमें, आपने इस ब्लॉक में नहीं पढ़ा। इसको कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ये याद रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। हम आमतौर पर जब मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो यहां पर आप याद रखें इसका मतलब क्या लेते हैं? इट इज टेंडेंसी, ये सलाहियत है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये मेटालिक कैरेक्टर कहलाता है। यहां पर याद रखें कि जितना भी लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो उतना आप याद रखिएगा कैपेबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, लूज करने की ज्यादा है, तो समझ लें उसमें मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा है तो समझ लें उसका मेटालिक कैरेक्टर भी ज्यादा है। अब आते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, पी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर कौन से एलिमेंट्स में ज्यादा है और कौन से एलिमेंट में कम है, और ये ग्रुप वाइज क्या होगा और पीरियड वाइज ये कैरेक्टर किस तरह कम या ज्यादा होगा। तो इसको देखते हैं, चलें अब इसकी तरफ आते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है ग्रुप ट्रेंड, जो कि हमने मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, इसका ट्रेंड देखना है। देखें आपको सिंपल सी एग्जांपल बुक में दी हुई है थर्ड ए की। थर्ड ए का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। हम इसी से इन शॉर्ट समझने की कोशिश करेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज बढ़ता है या कम होता है। यहां पर देखें, आप इसको शुरुआत बोरॉन से करें। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p1, ये समझे कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, बोरॉन की। ठीक है, तो इसमें ये 1s बेटा यहां मैंने लिख दिया, ठीक है, 1s1 2s 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बोरॉन का लास्ट शेल कौन सा है, तो आप कहेंगे सेकंड शेल है, यानी फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट था के शेल 1k, फिर बेटा सेकंड कौन सा है, l। तो आप देखो अगर आप सेकंड l में जाओगे तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो अब देखें इसकी टोटल, ये जो इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी जिसको आप पॉपुलेशन कहते हैं, ये जो मौजूद हैं ये समझें ये क्या है, ये है पॉपुलेशन। क्या है ये, पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन कितनी है लास्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन s में और 1 p में, 2 और 1 कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। मीन्स आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन टोटल जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, वो 3 इलेक्ट्रॉनों की है, किसमें, बोरॉन में। ठीक है, अब देखते हैं कि कैपेसिटी कितनी है, s में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा, s में 2, और फिर p में कितने आ सकते हैं, 6। इसको कहते हैं अकोमोडेशन। क्या कहते हो आप इसको, अकोमोडेशन। गुंजाइश कितनी है, 6 की गुंजाइश है। मौजूद कितने हैं, 3, यानी पॉपुलेशन 3 की, अकोमोडेशन 6 की। ये रेशो बन रहा है 3/6 का, नजर आ रहा है आपको, देख लें एक दफा मैं यहां से जी। अब यही रेशो आप किसका बनाएंगे, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अगर आप रेशो बनाते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 13। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये लास्ट शेल है एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम का। लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बोरॉन से आउटर मोस्ट शेल में, जी नहीं, वही बात है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं किसमें, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां पर भी पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन वही है 3 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन थर्ड शेल के सब लेवल कौन कौन से हैं, 3s 3p, आपको पता है 3d भी इसका हिस्सा है, 3d भी इसका हिस्सा है। वो अलग बात है इलेक्ट्रॉन आपने इसमें नहीं रखे हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें आ कितने सकते हैं, s में बेटा 2 आ सकते हैं, ठीक है, s में 2, फिर p में 6, फिर d में 10, टोटल अगर आप करते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम कह सकते हैं कि अकोमोडेशन जो है
वो इसमें डी मतलब थर्ड शेल में कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। पॉपुलेशन कितनी है, 3 की है। अकोमोडेशन कितनी कर सकते हैं बेटा, 18 की कर सकते हैं। तो आप यहां से अंदाजा करें कि अकोमोडेशन 3 18 की और कैपेसिटी 18 की, मतलब मौजूद कितने, 3। बोरॉन में कैपेसिटी कितनी है, 6 की। लास्ट में 2D तो नहीं आएगा ना, ये बस 2 होंगे। तो कितने मौजूद हैं, 3। अब ये बताएं कि पॉपुलेशन, अगर आप, ये आपने चार्ट नोट कर लिया होगा, मैं अब ऊपर से थोड़ा मिटाऊं, थोड़ा सा बस इसको मैं मिटा रहा हूं। ये तो आपके पास है चार्ट, बोरॉन एल्यूमिनियम आपको आपके पास लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन भी आपके पास लिखी हुई है। तो आप देखें, हम अगर बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं जो पॉपुलेशन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, पॉपुलेशन को। और ये पॉपुलेशन रेशो जो है, अगर हम इसका निकालें तो बेटा ये 3 है और 6 की गुंजाइश है इसमें, सॉरी 8 की गुंजाइश है। आई एम सॉरी बेटा, 8 की गुंजाइश है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। मैंने यहां गलती से 6 लिखा था टोटल की, क्योंकि पी में 6 और एस में 2, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी, ये हो गया। अब ये समझे 3 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद हैं, तो अगर हम 4 रखते तो 50%, समझे। अब 3 है तो राउंड अबाउट ये पॉपुलेशन रेशो कितना बना, 45% पॉपुलेशन है। बाकी स्पेस क्या है, खाली है। किसमें, बोरॉन के अंदर। ठीक है, अब आते हैं एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। 3 की क्या है, पॉपुलेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन है, 3 की पॉपुलेशन है। लेकिन कैपेसिटी कितनी है, 18 की है। रेशो निकालेंगे तो ये तकरीबन समझे 15 to 16% समझे पॉपुलेशन का रेशो यहां पर आपको मिलेगा। अब ये बताएं ज्यादा बाकी स्पेस क्या है, देखिए 18 की कैपेसिटी है, 3 मौजूद है, 15 की जगह खाली पड़ी है। इसमें 3 मौजूद हैं, सिर्फ 5 की जगह खाली पड़ी है। तो ज्यादा स्पेस खाली किसमें पड़ा है, एल्यूमिनियम में। तो आप कह सकते हैं यहां पॉपुलेशन रेशो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमेशा ग्रुप वाइज जैसे आप डाउनवर्ड में जाएंगे तो पॉपुलेशन रेशो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जहां पॉपुलेशन रेशो डिक्रीज हो जाए वहां मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब ये आपके पास मौजूद है वीडियो, इसमें आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब पॉपुलेशन रेशो ज्यादा किसका है, यानी अगर हम बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद गैलियम, जर्मेनियम, इनकी बात करते हैं तो बेटा डाउनवर्ड में आप जाएंगे, पॉपुलेशन रेशो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ये आप पॉइंट नोट कर लें, यानी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टर, जो मेटालिक कैरेक्टर है, ये याद रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन इन ईच पीरियड, हर मतलब सॉरी ईच सब ग्रुप, हर सब ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर डाउनवर्ड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। वजह क्या है, इट इज ड्यू टू डिक्रीज, इसकी वजह यह है, डिक्रीज आती है इन किसमें, डिक्रीज इन पॉपुलेशन रेशो, पॉपुलेशन रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का पॉपुलेशन रेशो जो है वो डाउन में क्या होता है, डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं कि बोरॉन हैज लेस मेटालिक कैरेक्टर, यानी इसका मेटालिक कैरेक्टर क्या है, कम है, एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर्ड टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, पॉपुलेशन रेशो इसका कम है एल्यूमिनियम का, जबकि बोरान का क्या है, ज्यादा है। तो ये था बेटा मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो अब बेटा यहाँ तक आज हमने इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कुछ इंट्रोडक्शन, उनके ग्रुप ट्रेंड्स को हमने स्टडी किया। अब कल हम आगे जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का ट्रेंड भी पी ब्लॉक में वैसा नहीं है जैसा कि एस ब्लॉक में या डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में, ये मतलब हर ग्रुप में थोड़ा सा वेरिएशन आती है। तो ये क्यों आएगी, फैक्टर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, हम इसी से बेटा स्टार्ट करेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।